हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने स्कोप ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी तक पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे और इस वीडियो में लेसन 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का आपका पहला टॉपिक ये है प्री रिक्विजिट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, लेवल ऑफ एजुकेशन एंड न्यूमेरिकल एंड कम्युनिकेशनल एबिलिटी। अब आप इस टॉपिक में जानेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट है लेवल ऑफ एजुकेशन। तो मनी को मैनेज करना सबका अपना पर्सनल टैलेंट होता है जो वक्त के साथ साथ डेवलप होता रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पहले से ही आता है। वक्त के साथ साथ आपकी नॉलेज क्या बढ़ती रहती है फाइनेंशियल मामले को लेकर। डिपॉजिटेड फंड्स। देखिए, आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको देखिए क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है। देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है, बैंक अकाउंट ओपनिंग। आपको सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है। तो अब आप देखिए, आप सब कॉलेज में आ गए हैं, सब 18+ हो चुके हैं। तो सबका क्या है, बैंक अकाउंट खुलने की एज हो गई है। तो आपको सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है जिससे आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगी। अब आपको क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, फिर आपको उसमें डायरेक्ट डिपॉजिट डालना है, मतलब कुछ पैसे आपको जमा करवाने हैं। फिर आपको क्या, आपकी चेकबुक वगैरह मिलेगी, उस पर क्या है, फिर आपको लिखा रहेगा कि आपने इतने पैसे जमा करवाए हैं। तो अब देखिए, आप जब भी आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं आपको डेबिट कार्ड मिलता है ना, पासबुक मिलती है, चेकबुक मिलती है ना। और आप क्या, जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो उससे पहले आपको अपना पैन कार्ड भी बनवाना पड़ता है। तो देखिए, ये सब आपको करवाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, आपकी नॉलेज ही तो बढ़ती है फाइनेंशियल। और देखिए, जो चेकबुक होती है उसका यूज़ तो आपको पता ही है। उसमें क्या, हम पैसे लिख के देते हैं चेक को, फिर वो जमा करवाते हैं बैंक में, और फिर जिस बंदे को आपने चेक दिया उसको पैसे मिल जाते हैं बैंक से। तो चेकबुक का ये काम होता है। तो ये ज़्यादातर किसमें यूज़ होता है, बिजनेसेस में यूज़ होते हैं चेक का काम। अब है बजटिंग। अब है आपका अगला टॉपिक बजटिंग। अब बजटिंग के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था। अब इस वीडियो में भी आपको थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ। देखिए, जो बजट होता है वो एक गुड कंपोनेंट होता है पर्सनल फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के लिए। देखिए, बजट आप जब बनाते हैं अपना, तो उसी से आपको पता चलता है कि आपको कितना खर्च करना चाहिए, कितना आपको पैसे सेव करना चाहिए, कहाँ पे आपको जहाँ जरूरी है वहाँ पे पैसे लगाने चाहिए, जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ पे आपको पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। तो बजट क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए और फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के लिए भी। अगला है आपका इन्वेस्टिंग। अब देखिए, जो सारी टर्म्स है ये पिछले दोबारा रिपीट्स हो रही है सारी। मैं आपको पहली वीडियो में सब पढ़ा चुका हूँ। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देते चल रहा हूँ। देखिए, इन्वेस्टिंग क्या होता है, आप अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जो आगे चल के आपको क्या प्रॉफिट देते हैं। जैसे कि आप अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। आप क्या स्टॉक खरीदते हैं किसी कंपनी के, उसमें आप अपने पैसे लगाते हैं। अब जैसी कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तो स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ती है, और इससे क्या, आप अपने जब स्टॉक बेचते हैं तो आपको फायदा होता है। ऐसे जैसे म्यूचुअल फंड्स होता है ना, और भी कई सारी चीज़ें होती है, गोल्ड होता है। तो ये सब क्या इन्वेस्टिंग के टाइप्स हैं। अब देखिए, कोई भी जो इन्वेस्टर होता है, जो पैसे को इन्वेस्ट करता है, उसको अपने आप को एजुकेट करना चाहिए इन टॉपिक्स को लेकर, जैसे कि इंश्योर लेक्टोरेटिव इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट, प्राइसिंग रेंज, डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटेजी एंड इंडिस। तो ये कुछ टॉपिक है जो इन्वेस्टर को पता होना चाहिए इनके बारे में इन्वेस्ट करने से पहले। अब अगला है बोरोइंग, मतलब लोन लेते हैं ना, पैसे बोरो करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं बोरोइंग, यानी पैसे उधार लेना। अब देखिए, जो भी व्यक्ति होता है उसको कभी ना कभी जीवन में पैसों को क्या है, उधार लेने की जरूरत पड़ती है। तो आपको अगर भविष्य में कभी आपको लोन लेना पड़ जाए या कभी कर्जा लेना पड़ जाए तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट रेट का पता होना चाहिए, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पता होना चाहिए, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब आप टाइम के साथ कितनी मनी की वैल्यू बढ़ती जा रही है आपको उसका पता होना चाहिए। पेमेंट टर्म्स का पता होना चाहिए, लोन एग्रीमेंट्स का पता होना चाहिए, जब भी आप क्या भविष्य में कोई लोन ले पाएंगे। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी तो आपको आगे चल के क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, बोल रहा है अगर आप अभी से सेविंग नहीं करेंगे, अगर आपको भविष्य में कुछ खरीदना है तो आपको फिर मनी को बोरो करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप पैसों को सेव नहीं करेंगे तो आपको मनी को बोरो करना पड़ेगा, और जब आप मनी को बोरो करेंगे तो जो बोरोइंग है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि अगर आपने जब मनी लोन लिया है तो आपको लोन को तो देना ही है, साथ में उसका इंटरेस्ट भी देना है जो टाइम के साथ बढ़ता रहता है, जो हर महीने बढ़ता रहेगा, हर साल बढ़ता रहेगा। तो आपको पैसे तो देना ही है, साथ में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, जो आपके लिए क्या नुकसान है। तो इसलिए जो सेविंग है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेव करेंगे तो आपको क्या आगे चल के इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। अब अगला है टैक्सेशन। अब आपको तो सभी को पता है कि जो भी अब पैसे कमाता है हम सब क्या गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। अब देखिए, जो टैक्स का पूरा सिस्टम है आपको इसको समझना पड़ेगा। अब ये जो टैक्स है, ये जो पर्सन की जो नेट इनकम होती है, यानी जो वो पूरा मान लीजिए 1 लाख रुपए कमाता है। अब मान लीजिए टैक्स उसने देखिए 10,000 रुपए का, तो जो उसकी नेट इनकम है 1 लाख, उसको 1 लाख तो मिला ही नहीं, उसको कितने मिले, 90,000 मिले। तो जो टैक्स है वो पर्सन की नेट इनकम को अफेक्ट करता है। अब देखिए, ये जो टैक्स है किस किस से लिया जा सकता है। देखिए, काम से लिया जा सकता है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें टैक्स लगाया जा सकता है ना। अगर आप कोई भी इन्वेस्ट करते हैं उससे आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा है तो उसमें भी टैक्स लिया जा सकता है। रेंटल इनकम, जो आप जैसे मान लीजिए कोई किराया दे दिया, उससे जो आपको प्रॉफिट आ रहा है उसमें भी टैक्स लिया जा सकता है। अब इनहेरिटेंस, मतलब कोई भी अगर आपके माता पिता कोई भी आपकी जायदाद छोड़ गए हैं उस पर भी टैक्स लिया जा सकता है। अनएंटीसिपेट विंटरफॉल, मतलब जो भी अगर आपको कोई भी फायदा मिल रहा है उसमें भी
किसी ना किसी तरीके से टैक्स लगा देते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा जीएसटी, ये भी क्या है, एक टाइप का क्या है, वो टैक्स है, हमसे क्या टैक्स लिया जाता है जीएसटी के रूप में। अब देखिए, हमें फाइनेंशियल रूप से अगर स्टेबल रहना है तो हमें क्या टैक्स के सिस्टम को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। टैक्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन या जानकारी उसे हमें लेना पड़ेगा, जब भी हम क्या है उसका यूज़ करके अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो टैक्स क्या हमारे पूरे बजट को बिगाड़ता रहेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर इंडिविजुअल्स। अब देखिए, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए सिर्फ दो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो है इन्वेस्टमेंट और दूसरा है सेविंग। अगर आप इन्वेस्टमेंट और सेविंग करते हैं तो आपको क्या भविष्य में कभी भी बोरिंग यानी पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, आपको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, और आपके जो पैसे हैं इन्वेस्टमेंट के द्वारा क्या आपके पैसे और भी ज़्यादा इंक्रीज होते रहेंगे। देखिए, बजट भी आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो अब सक्सेसफुल बजट स्ट्रेटेजी के लिए देखिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। पहला है हाउ टू स्टिक टू अ मंथली बजट। मतलब आपको जो मंथली बजट है उससे चिपके रहना है। इसका मतलब चिपके रहने का मतलब ये नहीं कि आप उसको चिपक जाना है, इसका मतलब ये कि आपको अपनी नज़र बनाए रखनी है कि आपको जो आपने जो मंथली बजट बनाया है कि आपको कहाँ पे खर्चा करना है, कहाँ पे आपको खर्चा नहीं करना है, तो उस पर बिल्कुल नज़र बनाए रखनी है आपको हर महीने। सेकंड है हाउ टू कट योर मंथली एक्सपेंडिचर्स। इसका मतलब ये है कि जो आपके मंथली जो आपके जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसमें आपको कटौती करनी है। मतलब जो नेसेसरी नहीं है आपके लिए वहाँ पे आपको खर्चा नहीं करना है, इससे क्या आपके पैसे बचेंगे। हाउ टू डील विथ एक्यूमुलेट डेट। मतलब जो कर्जा है आपका उससे आपको कैसे डील करना है। वेज फॉर पेइंग ऑफ डेट सच एज स्नोबॉल एंड एवलांच अप्रोच। मतलब आप अपने जो डेट यानी जो आपका जो कर्जा है उसको आप कैसे चुका सकते हैं। तो ये दो अप्रोचेज है, जैसे स्नोबॉल और एवलांच। तो ये कुछ अप्रोचेज है जिससे आप क्या अपना जो कर्जा है उसको चुका सकते हैं। अब देखिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनको आप कैसे डील कर सकते हैं। अब जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, देखिए शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है, जैसे प्लान फॉर बाइंग अ बिग टीवी। अब देखिए, आपको जो एक बड़ा टीवी खरीदना है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको खरीदना है, तो उसको आप कैसे खरीद सकते हैं, तो उसके लिए आपको कैसे कैसे पैसे बचाने और कैसे आप खरीद सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब देखिए, मिड टर्म क्या होता है, प्लान फॉर बाइंग अ होम, गेटिंग मैरिड और हैविंग अ बेबी। अब मान लीजिए आपको घर खरीदना है, तो ये ऐसा तो नहीं है आपने आज मन करा और आज खरीद लिया घर, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको क्या टाइम लगता है, 1-2 साल का टाइम लगता है। आपको शादी करनी है उसमें भी सालों का टाइम लगता है, बच्चे होने में भी आपको सालों का टाइम लगता है। तो इसमें क्या ये मिड टर्म में आता है, क्योंकि इसमें क्या थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि आज मन करा और आज ही ले लिया। अब देखिए लॉन्ग टर्म क्या होता है, प्लान फॉर पेइंग फॉर योर चिल्ड्रंस एजुकेशन और देयर मैरिजेस एंड गेटिंग रेडी फॉर योर रिटायरमेंट। अब देखिए, ये जितना भी काम है ये सब क्या है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा। अब देखिए, जो बच्चे आपका ऐसे तो नहीं एक दिन में बड़े हो गए, बहुत टाइम लगेगा उनको, धीरे धीरे करके बड़े होंगे। तो उनकी एजुकेशन के लिए जो आपको पैसे खर्च करने हैं तो लॉन्ग टर्म में खर्च करेंगे, जब उनकी शादी होगी तो बहुत टाइम बाद होगी। अब देखिए, जो आपकी रिटायरमेंट होगी, ऐसा तो नहीं एक दिन में रिटायरमेंट हो जाएगी, बहुत टाइम लगेगा रिटायरमेंट होने में। तो ये सब किस में आ जाता है, लॉन्ग टर्म में आ जाता है। तो इसमें आपको देखिए शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में आपको कैसे पैसों को मैनेज करना है, यही आपको आना चाहिए। और लास्ट है आप ब्रेक डाउन ऑफ हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट। मतलब घरेलू जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आप ये सक्सेसफुल बजट बनाने के लिए आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी की अगली रिक्वायरमेंट क्या है, कम्युनिकेशन एंड न्यूमेरिकल स्किल्स। लर्न अबाउट फाइनेंशियल इशूज। अब कुछ ऐसे फाइनेंशियल इशूज हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। अब इन्वेस्टिंग, मनी मैनेजमेंट, फाइनेंस, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और भी कई सारी जो बुक्स होती हैं फाइनेंस से रिलेटेड तो उसको पढ़ सकते हैं आप। और भी कई फाइनेंशियल जो टूल्स होते हैं आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन, जैसे पेटीएम वगैरह हो गया है ना, स्टॉक मार्केट जैसे इन्वेस्टिंग हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया। तो ऐसे कुछ टूल्स वगैरह जो होते हैं ना उनको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। वेबिनार्स जो होते हैं उनको आपको देखना चाहिए। जो पॉडकास्ट वगैरह होते हैं यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी चीज़ें आती रहती हैं, तो उनको भी आपको देखना चाहिए। उससे क्या आपकी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वही इंक्रीज होगी। एम्प्लॉय टूल्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल को यूज़ करना एक क्रूशियल स्टेप होता है आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को डेवलप करने में। इससे आप अपने एक्सपेंडिचर को ट्रैक भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन ऐसी कई सारी सर्विसेज है जिनका आप यूज़ करके अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, मोटरेज। तो आप इन सब टूल्स का यूज़ करके एक अच्छा सा बजट भी आप बना सकते हैं, जिसकी मदद से आप क्या अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। अब अगला है आपका आस्क फॉर गाइडेंस। इसका मतलब है अगर आपको कोई भी अगर क्वायरी है आपकी, मतलब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं और उससे और भी जान सकते हैं कि मेरे लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। तो वो आपको अच्छे से बता देगा, और आप उसकी मदद से आप उससे मैनेज कर सकते हैं, मनी को मैनेज करना सीख जाएंगे। और जो भी आपका कर्जा है उसको हम कैसे पे कर सकते हैं वो भी आप किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। एम्प्लॉय अवेलेबल नेटवर्क्स।
अब देखिए, आपको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो गए या सीपीए हो गए। सीपीए मतलब होता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, मतलब जो अकाउंटेंट होते हैं उससे आप एडवाइस ले सकते हैं कि मुझे अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। बजट नॉलेज। अब देखिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये जो बजट है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी फाइनेंशियल नॉलेज के लिए, क्योंकि आप बजट जब तक आप बजट नहीं बनाएंगे तो आप कुछ भी प्लान नहीं कर सकते अपने मनी को बैलेंस करने के लिए। अब देखिए, वही बोल रहा है, बजट जब आप बनाएंगे तो आप अपने कर्ज चुका सकते हैं, आप पैसे सेव कर सकते हैं, आप प्लान बना सकते हैं फ्यूचर्स के लिए। तो बजट क्या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अवेयर ऑफ क्रेडिट। अब देखिए, आपको क्रेडिट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये जो क्रेडिट होते हैं, आपको देखा होगा आपके जो बैंक होते हैं वो आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि जो आपकी, मान लीजिए आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, मान लीजिए आपके बैंक में अगर पैसे नहीं है, आपको कुछ सामान खरीदना है, तो आप वहीं उस टाइम क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आप वो सामान खरीद सकते हैं। लेकिन वो आप जब भी खरीद सकते हैं, आपकी तरफ से बैंक अपनी तरफ से पैसे देता है। मान लीजिए आपने कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदी तो बैंक ने अपने 100 रुपये दिए, अब आपको 1 महीने बाद वो पैसे बैंक को वापस करने होंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो बैंक को क्या आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ कैसे करते हैं हम। आप पैसे नहीं दे रहे, आपकी तरफ से बैंक दे रहा है, आपको बैंक को वापस करने, वो भी बाद में। देखिए, वर्ड्स में क्रेडिट सो क्रूशियल। अब क्या चीज़ें हैं जो क्रेडिट को इतना ज़्यादा क्रूशियल बनाती हैं। वर्ड्स फैक्टर डिटरमाइन योर क्रेडिट स्कोर्स, मतलब क्या चीज़ें हैं जो आपकी क्रेडिट स्कोर को डिटरमाइन करती हैं। हाउ टू रेज योर क्रेडिट रेटिंग, आप अपने क्रेडिट के रेटिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं, चलिए इसके बारे में आप जानते हैं। साथ में आपको ये भी समझना होगा कि जो हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड होते हैं, मतलब जिन पे जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसका जो आपको कर्ज है वो आप कैसे चुकाएंगे, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं, मैनेज चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट्स। अब देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी को डेवलप करने के लिए ये क्रूशियल स्टेप हो जाता है कि आप अपना जो अकाउंट है उसको खुलवाएं, ओपन करवाएं। फिर जो अपने अकाउंट में अपने पैसे डलवाएं, उनको कैसे मैनेज करना है वो सीखना जरूरी है आपके लिए। अब देखिए, जब आप अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें पैसे रखवाते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाता है अपने एक्सपेंशन को पे करना, और जो आपके पैसे होते हैं वो भी सेफ रहते हैं। और तो और ओवरड्राफ्ट फीस से बचने के लिए आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप अपने अकाउंट को मैनेज करना सीखें। लर्न डेट एंड लोन्स। अब लोन को, डेट को समझना भी एक क्रूशियल कंपोनेंट है फाइनेंशियल लिटरेसी का। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो लोन है और डेट है कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या सोल्यूशन है जो हम इनको पे कर सकते हैं। अब देखिए, आपका जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन है वो आपके पहले डेट को चुकाने में होना चाहिए, क्योंकि जो जितने भी डेट होते हैं वो सारे सेम नहीं होते। इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर। अब देखिए, सबको क्या इन्वेस्ट करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो आगे चल के क्या आपके पैसों की वैल्यू बढ़ाता है, आपकी इंक्रीज करता है मनी को। तो आपको प्लान बनाना चाहिए रिटायरमेंट के लिए। आप म्यूचुअल फंड्स में सीपीएफ और पीपीएफ में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आगे चल के आपके को क्या इंटरेस्ट देते हैं आपके सेव किए हुए पैसों पर। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्फ्लेशन को भी क्या बीट कर सकते हैं। अब मोर्टेज हो गया, स्टूडेंट लोन हो गया, तो आप इन सब को भी पे कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, 15% जो आपकी इनकम का 15% आपको हर महीने सेव करना होगा। तो इससे आप क्या स्टूडेंट लोन भी दे पाएंगे, और मोर्टेज यानी जो गिरवी आप सामान रखते हैं ना, गिरवी करते हैं, आप उसको भी पे कर पाएंगे। रिकॉग्नाइज द थ्रेट ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं जिसमें क्या कोई भी जो चोर होता है वो किसी भी पर्सनल बंदे की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होता है उसको ले लेता है। जैसे कि उसका नाम ले लेगा, उसके क्रेडिट कार्ड का नंबर ले लेगा, उसकी जो सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा उसको ले लेगा, उसकी पर्सनल जो जितनी भी डिटेल्स होती है उनका यूज़ करके वो कोई भी स्कैम कर सकता है या कोई भी चोरी कर सकता है। तो आपको यही सीखना पड़ेगा कि आप अपने आप को ऐसे थेफ्ट से यानी ऐसी चोरियों से आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और आपकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्किल्स इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी इनटू प्रैक्टिस। अब आप देखेंगे कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी में ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल होती है जो हमें प्रैक्टिस के वक्त काम आएंगी। तो पहली है क्रिटिकल एनालिसिस। तो आपके अंदर ये एनालिसिस करने की स्किल होनी चाहिए, जिससे आप पता कर पाएंगे कि आपके लिए कितना ज़्यादा आपके लिए रिस्क सही रहेगा। मतलब आप एनालिसिस कर पाएंगे कि हाँ, मैं रिस्क लेने के कैपेबल हूँ कि नहीं हूँ। अगला है रिजॉल्विंग इशूज। तो देखिए, लाइफ में आपके कई सारे प्रॉब्लम आना तो लाजमी है, तो आपको क्या इनको कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं वो आपको आना चाहिए। तो आपको इशूज को रिजॉल्व करने की स्किल को अपने अंदर डेवलप करना होगा। जब भी आप अपनी किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को और भी ज़्यादा इंप्रूव करता है। अगला है इंटरैक्शन। अब देखिए, घर में क्या मल्टी पर्सन यानी बहुत सारे जब लोग रहते हैं, आपके घर के सदस्य रहते हैं, तो आप क्या आपस में फाइनेंशियल मैटर को लेकर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कोई भी बिजनेसमैन है, उसकी जो फैमिली बात होती है तो उसमें क्या मोस्टली क्या बिजनेस की बातें होती हैं कि आज हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आइडियाज़ की डिस्कशन होती है, फाइनेंशियल कितनी भी आप पैसों को लेकर बातचीत होती है। तो ये सब किस में आती है, इंटरेक्शन में। तो पैसों से रिलेटेड आपको क्या फेस टू फेस लोगों से बात करके उनसे क्या नॉलेज लेनी चाहिए, अपनी स्किल बढ़ानी चाहिए इंटरेक्शन की फाइनेंशियल मामले में। तो आप ये इंटरेक्शन पर्सन टू पर्सन भी कर सकते हैं और फ़ोन पर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस।
अब देखिए, जो भी स्मार्ट कंज्यूमर होता है वो क्या करता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जुटाता है और एक रिलायबल सोर्स ढूंढता है जिससे वो एक अच्छे से डिसीजन ले पाता है। बहुत सारा डाटा लेगा, मतलब उसको कोई भी डिसीजन लेना है तो पहले क्या डाटा उसके बारे में पढ़ेगा, उसके बारे में जानेगा, इन्फॉर्मेशन जुटाएगा, फिर क्या एनालिसिस करेगा कि क्या ये मेरे लिए सही रहेगा, क्या मेरे लिए गलत रहेगा, और फिर कोई जाके फिर वो डिसीजन लेता है। जब कोई डाटा का एनालिसिस करके पूरा इन्फॉर्मेशन को पढ़ के जब कोई डिसीजन लेता है, तब उसके लिए जो डिसीजन लेता है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आपको भी यही स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है कि जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है तो सबसे पहले आपको क्या है, उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करें, फिर उसको एनालिसिस करें, फिर आप कोई डिसीजन लें। अगला है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आपको अपने आप को अवेयर रखना होगा। आपकी जो भी वैल्यूज़ है, आपके जो भी गोल्स, आपके जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, वो सब आपकी प्लानिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में अपने आप को अवेयर करना होगा। आपको एग्जामिन करना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ रियलिटी है, उसका जो भी बिहेवियर है क्या वो सर्कमस्टांसेस को मैच कर रहा है। अगला है नेविगेशनल सिस्टम। अब देखिए, जितने भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन होती हैं वो सब एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती हैं, एक प्रोसीजर होता है, उन्हीं को ये फॉलो करते हुए जितनी भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन है वो होती हैं। अब देखिए, फेडरल ट्रेड कमीशन के जितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उनके बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि जितने भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन करने में जितने भी ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं उनमें फ्रॉड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आपको ऐसे कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे आपका जो भी डाटा है वो चोरी ना हो, आपके साथ फ्रॉड ना हो। अगला है फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओपननेस टू लर्निंग। अब देखिए, सीखने के लिए लचीलापन और खुलापन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को अपनी लाइफ सिचुएशन और ट्रेंड को चेंज करने के लिए कंपेरेबल फाइनेंशियल डिसीजन लेने चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि उनके प्लान में उनको पैसे बढ़ाने की ज़रूरत है या घटाने की ज़रूरत है, घर के सदस्यों को लेकर, एम्प्लॉयमेंट चेंजेस को लेके कि उनको करना है कि नहीं करना है, रिटायरमेंट को लेके, इंश्योरेंस पॉलिसी को लेके। तो ये कुछ मेथड है जिससे कि आप मनी को मैनेज करना सीख सकते हैं। एडवाइस फॉर एजुकेटिंग स्टूडेंट्स इन फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी में एजुकेटिंग स्टूडेंट के लिए क्या क्या एडवाइस है, चलिए इनको जानते हैं। टू मेक द एक्सपीरियंस रिलेवेंट, गेट टू नो द स्टूडेंट। तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसको रिलेवेंट बनाने के लिए आपको स्टूडेंट्स को जानना होगा। दूसरा है रिस्पेक्ट प्राइवेसी एंड सेफगार्ड पर्सनल डाटा। आपको स्टूडेंट्स को सिखाना होगा कि हमें प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो भी पर्सनल डाटा है उसको हमें सेफ करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए। तीसरा है यूज नैरेटिव टू इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट्स और टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स आइडियाज। आपको फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और कॉम्प्लेक्स आइडिया को एक्सप्लेन करना चाहिए। चौथा है बी माइंडफुल टू योर वर्ड्स एंड टोन, मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में एजुकेटिंग स्टूडेंट को बताते वक्त अपने वर्ड्स का, अपनी टोन का ध्यान रखें। अब लास्ट टॉपिक है द 5C अप्रोच वुड बी यूज टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी। अब देखिए 5C क्या है, कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन। तो इन 5C की मदद से आप क्या फाइनेंशियल लिटरेसी को और भी ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।